अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज भी हमारी खुशनसीबी क्यूरेटर्स की खुशनसीबी की जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ही हैज बीन द डायरेक्टर एट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, हैज अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 9 years माशाल्लाह से। करंटली द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। लेट मी टेक दिस प्रिविलेज टू वेलकम डॉक्टर मुनीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके। वालेकुम अस्सलाम वक़ार साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। सबसे पहले तो शुक्रगुजार आपके कि आपने क्यूरेटर्स के लिए वक्त निकाला। कैसे लग रहा है आपको इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जब मुझे इनविटेशन दी थी तो उसके बाद फिर मैं आपके चैनल पर पे गया और आप जिस हवाले से वहाँ काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए तो बहुत अच्छा इनकरेजिंग है कि माशाल्लाह जिस तरह आप काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को भी इस तरह काम करना चाहिए। इल्म को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और ये जो काम सो कर रहे हैं नाइस ऑफ यू बहुत सर। काबिल बस सराहना है। आपकी दुआएं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए सर। बहुत शुक्रिया। बस यही कोशिश है कि जो हमने टीचर से सीखा वो हम लोगों को सिखाएं। आज जो आपके साथ मैं और सर मुनीर बात करने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरनेशनली जो आजकल चीजें चल रही हैं, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें खास तौर पर, क्योंकि जब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं सर, तो सिर्फ एक ही इशू हमें नजर आता है कि कोरोना, और कोरोना से कितने लोग हलाक हो गए, कोरोना से कितने लोग जो है वो क्वारंटीन में चले गए। लेकिन अब इंटरनेशनली बात करते हैं तो कोरोना इज नॉट दी ओनली इशू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सबसे पहले तो हम कोरोना पे ही बात कर लें। मेरे ख्याल है कोरोना को हम अवॉइड नहीं कर सकते। कोरोना ने बिल्कुल। स्पेशली ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर असरात डाले हैं। इसने दुनिया भर में बिज़नेस के ऊपर असरात डाले हैं, इसने मुआशियात के ऊपर इसने असरात डाले हैं, इसने साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी असरात डाले हैं, इसने सोसाइटीज़ के ऊपर बड़े असरात डाले हैं, इसने बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज किए हैं दुनिया भर के। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। इसने ज़ाहिर सी बात है, इसका हमें नज़र आता है कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी इसका असर पड़ा है या पड़ सकता है। फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ही। तो हम कोरोना को इंटरनेशनल रिलेशन से भी नहीं निकाल सकते। तो जब हम बात करते हैं कोरोना के अलावा इश्यूज़ की, तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस वक्त हम दुनिया में देख रहे हैं। सबसे करीबी और सबसे इम्पोर्टेंट हमें कहना चाहिए एक इशू है जो दुनिया भर में काबिल काबिल बहस रहा है, वो है चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक सरहदी कॉन्फ्लिक्ट या फिर क्या कहना चाहिए, एक सरहदी मामला चल रहा है। उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जो दुनिया भर में ज़ेर बहस है। अगर हम बात करें दुनिया के क्या कहते हैं, दुनिया के सियासी मामलात की, तो हमें नज़र आता है कि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। ये बदलाव तो काफ़ी अरसे से चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बदलाव शुरू हुआ था, लेकिन उसमें एक जो स्टैग्नेंट एस्पेक्ट था, जो एक ऐसी चीज़ थी जो काफ़ी एक तरह चलती रही काफ़ी सालों तक, वो था दो कुतबी निज़ाम या टू पोलर सिस्टम जो दुनिया में राइज हुआ। तो उसमें ये था कि जब टू पोलर था तो एक सर्द जंग चल रही थी, एक कोल्ड वॉर थी। एक बहुत सारे ममालिक थे जो अमेरिका के या अमेरिकन पूल के अंदर आते थे, और बहुत सारे ममालिक थे जो सोवियत यूनियन उस वक्त हुआ करता था उनके पास आते थे। हाँ, तो इन दोनों की यूएसएसआर। आपस की टसल थी या आपस का एक मामला था, एक सर्द जंग चल रही थी जिसकी वजह से दुनिया को उन्होंने दो हिस्सों में तब्दील कर दिया था। लेकिन 1990 के अंदर क्या हुआ कि ये मामला जो ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन जब क्लैप्स हो गया, तो उसके बाद कहा गया कि दुनिया सिर्फ एक यक कुतबी या फिर सिंगल पोलर हो गई है, जिसमें ज़्यादातर डोमिनेंस अमेरिका की थी। अच्छा, जब ये मामला आया था तो उसके बाद ये हुआ कि दुनिया भर के जो ऑथर्स हैं या फिर रिसर्चर्स हैं, उन्होंने गौर करना शुरू किया। पॉलिटिकल साइंस में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई जाती है, वो होती है बैलेंस ऑफ पावर या क़ुव्वत का तवाज़ुन। इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ख्याल किया जा रहा था कि दुनिया में हमेशा ऐसा रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ इंसानी तारीख के अंदर कि कोई एक कौम जो है एक वक्त में और पूरा डोमिनेट कर रही हो। उसमें हमेशा ये होता रहा है कि जब एक कौम एमर्ज करती है या फिर उरूज पर आती है, तो फिर क्या होता है कि दूसरी कौमें जो हैं वो भी अपने आप को उसको देख के अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से, या फिर
फौजी क़ुव्वत हासिल करके, उसके बाद क्या होता है वो इमर्ज होना शुरू हो जाती है। जब वो इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, जब वहाँ पर थोड़े से वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने मामलात से, तो क्या होता है उनके अंदर एक स्टैग्नेशन आ जाती है, एक जुमूद आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि नई क़ुव्वत जो ऊपर आने शुरू हो जाती है, और जो उरूज याफ्ता थे वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आने शुरू हो जाते हैं। दुनिया भर में देख लें हमेशा ऐसा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा। तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, कि कभी भी एक जो डोमिनेंट क़ुव्वत है उसको कायम रहने के लिए कोशिश ये करनी होती है कि कोई दूसरी जो क़ुव्वतें हैं वो ज़्यादा इमर्ज नहीं हो पाएँ, तो फिर एक लॉन्ग टर्म में उनकी डोमिनेंस चल सकती है। तो जैसे ही सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ 1990s के अंदर, और उसके बाद जो दुनिया तब्दील हो रही थी, तो ये ख्याल आया कि बैलेंस ऑफ पावर यकीनन ये चूँकि दिस इज़ क्वाइट नेचुरल फिनोमिनन है, दुनिया में होता है, तो अमेरिका को जो एक वाहिद डोमिनेंट पावर दुनिया में थी, इसको कौन सी पावर है जो इसको जो चैलेंज कर सकती है या बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर सकती है। स्पेशली अमेरिका में तो बहुत काम हुआ। अमेरिका में कहते हैं कि 500 से ज़्यादा थिंक टैंक्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर डिफरेंट अंदाज से काम कर रहे हैं। स्पेशली उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा अमेरिकन्स ने कि कौन सी पावर्स हैं जो एमर्जिंग पावर्स हैं जो अमेरिका को चैलेंज कर सकती हैं। तो कहते हैं कि 1992 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था एक साहब ने, उनका नाम था पी सैमुअल हंटिंगटन, शायद आपने भी नाम सुना। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो न्यूज़ वीक में शामिल हुआ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी, और बुक का नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, या फिर तहजीबों का तसादुम। तो उस किताब के अंदर उन्होंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पावर किस तरह चेंज हो रहा है। तो उन्होंने उसमें एक पेशगोई की थी। उन्होंने पेशगोई ये की थी कि उस ज़माने में हालांकि चाइना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं बना था उस वक्त तक, तो ख्याल ये किया, उन्होंने ये पेशगोई की थी कि चाइना एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के तौर पर उभरेगा। अच्छा, अब सवाल ये था कि अगर वो उभरेगा तो अमेरिका के लिए जाहिर सी बात एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि पी सैमुअल हंटिंगटन साहब जो थे अमेरिकन थे। तो उन्होंने कहा जब इस तरह की पावर्स जब उभरेगी तो कैसे उसका हम तोड़ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये चाइना जब उठेगा तो उसके पास कुछ सपोर्ट होगी, या फिर कुछ सपोर्टिव पावर्स हो सकती हैं, या कंट्रीज हो सकते हैं जिनकी मदद से इसको मदद मिलेगी और ये अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि वो पावर्स, वो कंट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं जो चाइना के साथ मिल सकते हैं या मिलेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि चाइना इतना पावरफुल हो जाएगा कि अमेरिका को चैलेंज कर देगा, या बैलेंस ऑफ पावर एक दूसरा डेवलप हो जाएगा और चाइना ज़्यादा आगे जा भी सकता है। उसमें ये उम्मीद भी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रीजन था उन्होंने बताया था, दैट रीजन वाज द मिडिल ईस्ट। उसमें उन्होंने नोटिफाई किया था, हंटिंगटन साहब ने कहा था कि द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल कंडीशंस और पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर। तो जब उन्होंने इस बात की तो कहते हैं कि हंटिंगटन साहब ने जब ये थ्योरी दी तो इस थ्योरी को वहाँ के थिंक टैंक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। उनका ख्याल था कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, उनको महसूस हुआ था, और उन्होंने कहा हमें इस तरह चलना चाहिए इसी थ्योरी को देखते हुए। तो इसी वजह से क्या हुआ, दुनिया में मुख्तलिफ वक़ुआत हुए, या दुनिया के अंदर डिफरेंट तब्दीलियाँ आई। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या हुआ कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस स्पेशली मिडिल ईस्ट में काफ़ी बढ़ गया, या फिर उसने कोशिश की अमेरिका ने कि मिडिल ईस्ट के अंदर ज़्यादा असर और रसूख हासिल किया जाए। अच्छा, ज़्यादा खास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत ही ताल्लुक रहा फिर अमेरिका का ना, मैं उसी तरह अभी आपको जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसकी तरफ मैं, आपने एक सवाल किया था ना अभी क्या कंडीशन है, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक चूंकि माजी से है इसलिए मैं उसके साथ कनेक्ट करके चल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल तो सही बात है। तो उसका ख्याल ये था कि चूंकि हंटिंगटन साहब की थ्योरी थी और उनके थिंक टैंक्स भी ये बता रहे थे कि ये मिडिल ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मिडिल ईस्ट में उन्होंने कहा कि हम अपना असर रसूख बना सकते हैं, ये हमें बनाना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे ही सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ उसके फ़ौरन बाद एक यहाँ पर एक मिडिल ईस्ट के अंदर जंग मुसल्लत हुई, जिसको हम खलीज की जंग या फिर गल्फ वॉर के नाम से जानते हैं। तो सद्दाम हुसैन साहब ने एक बेवकूफ़ी कर दी थी, उन्होंने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इससे बड़ा अच्छा उनको मौका मिल गया, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर हमला किया, उसके बाद इराक़ के ऊपर उन्होंने वो कर दी, और उसके बाद पाबंदी काफ़ी ज़्यादा लग गई। तो ये क्या था, पहली एक पेशकदमी थी मिडिल ईस्ट की तरफ जो वहाँ पर नज़र आई थी। उसके बाद क्या हुआ कि
दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पेशकदमी थी उसका बायस कहते हैं 9/11 बन गया। 9/11 पे अमेरिका ने रिस्पॉन्सिबल करार दिया कि अफ़गानिस्तान से इसको सैटेलाइट पावर्स हैं जो उसको यूज़ कर रही हैं और जो 2000 अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान एंड अलकायदा, तो उन लोगों ने ये हमला करवाया था। तो उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने ऐलान जंग कर दिया उनके खिलाफ। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने दूसरा जो एक जंग थी वो अफ़गानिस्तान में हुई। अच्छा, अफ़गानिस्तान में जब उसकी जंग होनी थी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको असर रसूख मिल गया मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा अफ़गानिस्तान की जंग का पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान जो था वो बहुत ज़्यादा अटैच था अफ़गान पॉलिटिक्स के साथ, या जो अफ़गान सिस्टम वहाँ पर चल रहा था जो उसमें पाकिस्तान का काफ़ी असर रसूख था। तो ज़ाहिर पाकिस्तान उससे काफ़ी मुतासिर हुआ। हम लोग देख भी रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है। हमारे सही बात है। नियर अबाउट 70-80,000 ट्रूप्स जो हैं वो उसमें ट्रूप्स और हमारे सिविलियंस उसकी वजह से जानों से हाथ धो बैठे, और इकोनॉमिक जो नुकसान हुआ उसको तो हम शायद मेजर ही ना कर पाएँ। तो पाकिस्तान को उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये तो था पहला हिस्सा उसका जो अमेरिकन असर रसूख था। अच्छा, अफ़गानिस्तान के पीछे सिर्फ पाकिस्तान को ही कंट्रोल करना नहीं था, उसमें वहाँ पर आके बैठना भी था। जब वो वहाँ बैठ गया तो क्या हुआ, उनको जो सराउंडिंग्स थी वहाँ पर सराउंडिंग में कौन था, एक चाइना मौजूद है, एक वहाँ पर रशिया मौजूद है, एक तरफ जो है ईरान मौजूद है। तो ये क्या थे, अमेरिका को एक बीच में एक अड्डा मिल गया समझ लीजिए, जिसकी वजह से उनको उन पर नज़र रखना आसान था अपने दुश्मनों के ऊपर। उसके बाद फिर दूसरा है जो मरहला आया वो क्या है, वो मरहला आ गया वहाँ पर इराक में दोबारा इमर्ज हुआ। इन्होंने WMD या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का शोषा छोड़ा अमेरिका ने, जिसको CIA ने खुद ही नल एंड रिजेक्ट कर दिया कि वो झूठ था। और उसके बाद सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट पे उन्होंने हमला किया और उसको वहाँ से हटा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इराक के बाद वहाँ की कंडीशन क्या होगी। तीसरा एक और जो मौका मिला जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस उसको बढ़ाना था या अमेरिका ने सोचा, वो उसको मिल गया मौका उसके बशार अल असद के सीरिया में जो कंडीशन चल रही है। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट बड़े चीज़ें थी जिसके साथ उनको मौका मिला कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हमें अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं हाल में जो है इस हिसाब से कह सकते हैं जत्थाबंदी हो रही है या फिर डिफरेंट अलायंसेस बन रहे हैं, हम देख सकते हैं इसमें। इवन जो चाइना जिसके बारे में अभी आपने बताया, चाइना पूरी तरह उनको थ्रेटन कर रहा है। अभी हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी देखा किस तरीके से ताइवान को लाने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ चीज़ें हुई। फिर चाइना ने जो लद्दाख वाला सीन किया इंडिया के साथ, तो यानी समहाउ और दी अदर चाइना अब पूरी तरह से अमेरिका को थ्रेटन कर रहा है। एक इशू और मैं चाहूँगा आपसे, उस पर आप कमेंट करें, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने उस पर मुख्तलिफ थ्योरीज दी। अभी अमेरिका में जो हमने मुजाहरे देखे एक ब्लैक के हवाले से, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई दिस इज परहैप्स द बेस्ट टाइम था ब्लैक लोगों के लिए कि वो अपने आप को उठा सके। और हमने पूरी इनकी एक हिस्ट्री देखी है अमेरिका में, सेग्रीगेशन वाला मामला था जो अब्राहम लिंकन के दौर में हुआ था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रीसेंट सिनेरियो इन यूएस? बिल्कुल, ये सिनेरियो तो इम्पोर्टेंट है, हमें समझना चाहिए, लेकिन इसका एक पास्ट है बेसिकली। अगर वहाँ जो ब्लैक्स हैं बेसिकली उनको अगर हम उनके हम जद्दोजहद देखें ना, काफ़ी अर्से से चल रही है। हाँ बल्कि बिल्कुल, 1861 से वहाँ पर एक कुछ तहरीकें चली इस तरह की जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैक्स के जितने भी डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको एक अलग टेरिटरी बना दिया, एक अलग मुल्क बना दिया जाए। तो कई जो जो कहते हैं कि वहाँ के जो साउथ अमेरिका के जो साउथ में जो कंट्री जो स्टेट्स आती हैं जहाँ पर कालों का ज़्यादा क्या कहते हैं उनकी आबादी है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की वहाँ पर थ्योरीज आई हैं, कुछ किताबें लिखी गई, कुछ आर्टिकल्स लिखे गए कि ब्लैक्स कह रहे हैं कि हमें अपना अलग मुल्क दे दिया जाए। तो इस तरह की तहरीकें काफ़ी अर्से से चल रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा इसका सोसाइटी के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और आमतौर पे हम माजी में अगर आप देखें इनकलाबात की तरफ जब हम देखें उसकी तारीख पे देखें तो हमें नज़र आता है आमतौर पे कुछ सोशल फिनोमिना एकदम इमर्ज करता है, जिससे क्या होता है एक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। तो यकीनन दुनिया भर के जो मुहक़्क़ीन हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उसको बड़ी गहराई के साथ देख रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद इसका अमेरिका इसको शायद टैकल आउट कर ले, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है हमें नज़र आ रहा है कि शायद कुछ तब्दीली आ सकती है।
प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी भी सिचुएशन को बेहतर से अनफॉर्चुनेटली अब तक टैकल नहीं कर सके हैं, और आई विश कि वो कर सकें। सर यकीन करें इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस गुफ्तगू को मज़ीद कंटिन्यू रख सकें। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, ख़ास तौर पे यूथ को? यूथ को पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, हमें एक चीज़ जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाया वो ये है कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अभी अगर आप गौर कीजिए कि हम दुनिया में सुपर पावर कौन है, अमेरिका के बारे में कहा जाता है, अमेरिका इज द सुपर पावर, ठीक है। तो हमारे जो स्पेशली पाकिस्तानी जो यूथ है उसको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि एक एमर्जिंग सुपर पावर कौन सी है। एमर्जिंग सुपर पावर है हमारे साथ चाइना, जो बिल्कुल एमर्ज कर रहा है और हम बिल्कुल उसके पड़ोसी हैं। हम चाइना के बिल्कुल साथ हैं, यानी फ्यूचर का अगर हम प्रिडिक्ट कर सकें, फ्यूचर का एक सुपर पावर है, हम उसके बिल्कुल साथ मौजूद हैं। हम उसके साथ मौजूद है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसके साथ अपनी एफिलिएशंस को क्रिएट करें, उसके बारे में अपने उलूम को बढ़ाएं, चाइनीज़ इकोनॉमी को पढ़ें, चाइनीज़ पॉलिटिक्स को पढ़ें, चाइना किस किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लुएंसेस कर रहा है उसको हम पढ़ें। चाइना के साथ चाइना की सोसाइटी क्या है हमें समझना चाहिए, चाइना की ज़ुबान को पढ़ें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि दुनिया भर में जब भी आप किसी कौम को समझना चाहते हैं तो उसकी अपनी ज़ुबान को हमें समझना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखें, चाइनीज़ उलूम की तरफ जाएँ, और उसके साथ साथ हम शायद अगर हम इसको चाइना को समझ पाएँ तो फिर हो सकता है कि हम कोई एडवांटेज ले सकें जो वर्ल्ड सिनारियो बन रहा है। क्या बात है सर, आपकी बेहतरीन मैसेज दिया है आपने यूथ को, और आई विश कि हमें वाकई सीखनी चाहिए चाइनीज, खासतौर पर उनकी जो डिप्लोमेसी रही है ओवरऑल वो बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया रहा है चाइना का। सर यकीन करें आई वुड लव टू हैव अ चैट मोर अबाउट इट, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ गुफ्तगू की, और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके लाइक और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी लाजमी हो जाइएगा ताकि आपको आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सर मुनीर को भी अपने दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और हालात साजगर रहे तो आपसे बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस फॉर मच मोर।